अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज करेंगे 9.2 9.1 अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म कर ली थी। तो बेसिकली जो 9.2 है वो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम जो है उसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन है। तो देखिए मैंने लिख भी दिया है कि रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, यानी रिमाइंडर और जो आपका फैक्टर थ्योरम है उनके जो रियल लाइफ के अंदर, जो डेली लाइफ के अंदर जो एप्लीकेशन होती है उसके बारे में ये एक्सरसाइज है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर, सॉल्यूशंस के अंदर ही बताऊंगा, उनके जो फार्मूले हैं। तो हमेशा मैं आपको यही कहा करता हूं कि जब फार्मूले को मैं क्वेश्चन के अंदर यानी वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर ही बताऊंगा तो आपको हमेशा याद रहेंगी। तो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर अ डेटा सेट अ मंथली सेल्स फिगर्स अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल। आपको पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल दिया गया है जो कि पी एक्स इजिकल टू एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 3 है, जिसको आप पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इज फिटेड टू द डेटा इफ़ द ऑब्जर्व सेल्स, जो ऑब्जर्व सेल हुई थी इन द 5th मंथ वो 240 थी। यानी ऑब्जर्व किया गया कि सेल जो है वो बेसिकली जो है वो कितनी हुई है, 240 यूनिट हुई है। आपने क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब ये है कि हो सकता है वो 240 यूनिट जो है वो ना हो, क्योंकि ये ऑब्जर्व जो है ना वो सेल है, तो हो सकता है वो 240 ना हो। उसमें जो एरर आया हो सकता है वो कम भी हो, कम यूनिट भी हो जाए सेल, और ज़्यादा भी हो सकती है। वो जो एरर आएगी उस एरर नहीं फाइंड करनी बल्कि उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। ठीक है, परसेंटेज एरर आपने फाइंड आउट करनी है। तो एरर का फॉर्मूला आप याद रखिएगा। एरर का फॉर्मूला होता है जो ऑब्जर्व सेल आई है उसमें से जो प्रिडिक्टेड, जो आपने प्रिडिक्ट की है उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है ना वो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, तो अभी आप देखें इसमें जो ऑब्जर्व सेल दी गई थी वो कितनी है, वो ऑब्जर्व सेल देखें 240 है। ऑब्जर्व जो सेल है वो 240 है, तो मैंने लिखा 240 ऑब्जर्व की जगह पे। और प्रिडिक्टेड में आपने क्या करना है, जो प्रिडिक्ट करनी है वो कितने, उसने पूछा था 5 मंथ में कितनी सेल होगी, 5 मंथ में जो है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी आपको ये जो मॉडल दिया गया है जिसको आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। रिग्रेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, चाहे वो सेल्स हो या फिर आपकी इनकम हो या सेविंग हो, इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसको रिग्रेशन कहते हैं। तो ये एक मॉडल दिया गया है। ठीक है ना, इस मॉडल के अंदर जो भी मंथ आपको चाहिए सेल्स वो वैल्यू आप पुट कर दें, यानी एक्स की जगह पे 5 पुट कर दें। तो मैंने यही लिखा है, जो प्रेडिक्टेड सेल आएगी वो क्या आएगी, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, पी स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, उसमें एक्स की जगह पे 5 पुट कर दो, यानी एक्स की जगह 5 पुट करूंगा तो पी ऑफ 5 आ गया। तो ये आपकी प्रेडिक्टेड आ गई और ये आपकी ऑब्जर्व्ड आ गई। ठीक है, अभी आप देखें मैंने फाइंड आउट किया, इसी को ही मेन रिग्रेशन पे आ गए। ये जो मॉडल था उसमें जहां जहां एक्स था उन चारों की जगह पे मैंने 5 5 5 लिख दिया। ठीक है, 5। तो अभी आप देखें 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 to 5, और 5 5 से 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। और 5 में से आपने 3 माइनस, इसको मैंने पहले एज इट इज लिखा है। उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें आपने सबसे पहले आपने 125 और 50 को ऐड करना है, बल्कि 50 भी ऐड करनी है, तीनों प्लस करें, उसमें से 3 माइनस करें तो आपके पास 177 क्या आ जाएगी, आपके पास प्रेडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी, जो आपने प्रेडिक्ट की है ना वो वैल्यू आ जाएगी। तो अभी आप दोनों एरर आपके पास आ चुके हैं, एरर आ सकता है। तो एरर का फार्मूला क्या, ऑब्जर्व वैल्यू कितनी थी 240 वो लिखी, माइनस जो प्रेडिक्टेड वैल्यू थी वो कितनी 177, तो 63 आपके पास जो है यूनिट क्या आ गई, एरर आ गई। अभी उसने पूछा था आपने फाइंड करनी है परसेंटेज एरर। सिर्फ ये फार्मूला स्टूडेंट्स आप याद रखो, ऑब्जर्व माइनस प्रेडिक्टेड। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, आपने ये जो आपके पास एरर आ गई है, अभी आपको चाहिए परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे आएगी कि जो भी आपके पास एरर आई है वो यानी 63 डिवाइड बाय जो भी आपके पास ऑब्जर्व थी। याद रखिएगा जो ऑब्जर्व्ड आपके पास सेल्स आई है वो कितनी थी, 240, डिवाइड करेंगे ऑब्जर्व सेल से, उसे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि आपको परसेंटेज चाहिए। तो जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे, 63 को 240 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 26.25%। ये आपके पास क्या आ गई परसेंटेज एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान था, सिर्फ ये मेन फार्मूला याद रखें एरर का। और परसेंटेज एरर का फार्मूला, जो भी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है उसको जो आपकी एरर आई है, एरर को ऑब्जर्व वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह ही है। उसने लिखा हुआ है रिटेलर कंपनी हैज डेवलप्ड अ पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल। आपको रिग्रेशन मॉडल वो जरूर देगा टू प्रेडिक्ट वीकली प्रोडक्ट डिमांड। ये आपको दिया गया क्या, रिग्रेशन पॉलिनोमियल मॉडल, ये आपको मॉडल दिया गया है। और उसने कहा डी डब्ल्यू जो है, यानी कि जो डी और डब्ल्यू लिखा हुआ है वो क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेडिक्टेड डिमांड को, किसमें, यूनिट्स में। और उसने कहा डब्ल्यू क्या है, वो नंबर ऑफ वीक है, डब्ल्यू इज द वीक नंबर।
यूज द रिमाइंडर थ्योरम, उसने कहा रिमाइंडर थ्योरम को यूज करो और क्या करो, टू प्रिडिक्ट करो डिमांड फॉर थर्ड वीक। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 5th मंथ, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वीक। ठीक है, इफ द ऑब्जर्व डिमांड, पहले ऑब्जर्व यूनिट कितने थे 240, अभी ऑब्जर्व डिमांड कितनी दी गई है आपको 22। देखें ऑब्जर्व डिमांड आपको 22 दी गई है, 22 यूनिट्स। कैलकुलेट कर क्या करना है, प्रेडिक्शन एरर फाइंड करनी है कि एरर कितनी आपके पास आई है, प्रेडिक्शन आपने एरर। देखें बेटा उसमें क्या पूछा था, परसेंटेज एरर, यहाँ पे उसने पूछा है प्रेडिक्शन एरर, यानी हमने सिर्फ एरर तक काम करना है। ये एरर जो आपके पास आ गई थी ना 63, इस पार्ट में हमने परसेंटेज एरर नहीं फाइंड करनी बल्कि आपने एरर फाइंड करनी है। तो एरर का फार्मूला आपको पता ही है, ऑब्जर्व्ड माइनस प्रेडिक्टेड, जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसको माइनस कर दें ऑब्जर्व्ड में से। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सारा मॉडल मैंने आगे लिखा है, वैल्यूज भी लिखी है। तो अभी आप देखिएगा, सबसे पहले ये मैंने लिख दिया है रेग्रेशन पॉलिनोमियल मॉडल, ये मॉडल लिखा हुआ है। और आपने क्या, उसने कहा 3 वीक का पूछा था, W की वैल्यू 3 है, उसने कहा था W क्या है, नंबर ऑफ वीक है, तो वो 3 दिया हुआ है। आपने उस मॉडल के अंदर जहां जहां W है, इन चारों की जगह पे क्या 3 3 3 और 3 पुट कर दिया। 3 3 से 9, 9 से 27 आ गया, 3 3 से 9, 9 2 से 18 आ गया, 5 3 से 15 और 4। अभी आप देखें जब आप इसको 27 को और 15 को ऐड करेंगे 42, 18 और 4 22, तो ये 42 और ये 22, 42 से 22 माइनस करेंगे तो 20 यूनिट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास वो नंबर ऑफ वीक्स आ जाएंगे, उसका 20 यूनिट्स आ गए। अभी आपने क्या करना है, आपने एरर का फार्मूला क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, या ऑब्जर्व्ड यूनिट लिख लें यहाँ पे, क्योंकि यूनिट की बात बोली है तो यूनिट लिख लें। ठीक है, तो अभी आप देखें आपने ऑब्जर्व्ड कितनी थी, क्वेश्चन में दी गई है 22, और प्रिडिक्ट करने के बाद आपके पास कितनी आई, वो आई 20 आई। तो 20 में से हमने 20 माइनस कर दिया, तो 22 में से 20 माइनस करेंगे, 2 यूनिट्स आपके पास आ गई एरर। ठीक है, क्योंकि उसने एरर तक बात बोली थी तो आपने एरर ही करनी, उसकी परसेंटेज नहीं करनी। फर्स्ट पार्ट में उसने उसकी परसेंटेज मांगी थी। ठीक है, तो परसेंटेज वैसे कैसे आती है, मैंने आपको पहले ही बताया। ऑब्जर्व ऊपर आप क्या लिखेंगे, जो भी एरर आई है वो, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में लिखा हुआ है, अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन विद द न्यूमरेटर BZ। ठीक है, BZ दिया गया, उसने Z² माइनस Z माइनस 2 यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द सिस्टम। इसके लिए थोड़ा सा आपको ये वाला चीज़ समझनी पड़ेगी, ये मैंने आपकी मेमोरी के लिए चीज़ें लिख दी हैं। आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं 3 से ऑनवर्ड, उसमें आप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि कैसा ये एक प्रोसेस है जो कि सिग्नल, डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिसको DSP भी कहते हैं, यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। बात समझ आ गई बेटा। इसमें 3 वेरिएबल्स आप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे 8Z, एक पढ़ेंगे BZ और एक AZ। ये तीनों का वास्ता पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 7 तक। टोटल क्वेश्चन आपके 7 है। आपने ये याद रखना है कि 8Z को ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, 8Z को ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, BZ को नॉमिनेटर पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी जो नीचे लिखा होता है। कोई भी फंक्शन अगर लिखा हुआ है उसकी जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो BZ की होती है। ठीक है, उसको नॉमिनेटर पॉलिनोमियल कहते हैं, नॉमिनेटर जो ऊपर लिखी हो, सॉरी बेटा। और जो AZ जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है, यानी जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर देखो उसका फार्मूला मैंने लिखा है कि जो फार्मूला है वो क्या बनता है, 8Z मैंने आपको बोल दिया कि ट्रांसफर फंक्शन है, यानी ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल होता है, पॉलिनोमियल ऑफ कौन सा, नॉमिनेटर डिवाइड बाय पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को AZ से रिप्रेजेंट करते हैं और जो न्यूमरेटर होता है पॉलिनोमियल उसको BZ से। बस आपने ये याद रखना है बेटा, BZ जो है वो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है और AZ जो है वो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल। जो नीचे वाली वैल्यू लिखी होती है वो AZ की होती है, ऊपर वाली BZ की होती है, और इन दोनों की जो रेशियो होती है वो बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन होती है। यानी फार्मूला आपका 8Z का क्या आ गया, BZ डिवाइड बाय AZ। तो ये देखें BZ ऊपर लिखा हुआ है तो ये क्या आ गया, ये नॉमिनेटर आ गया। ठीक है, ये नॉमिनेटर आ गया, और नीचे जो लिखा हुआ वो डिनोमिनेटर आ गया, यानी AZ डिनोमिनेटर है और BZ जो है वो नॉमिनेटर है। ठीक है, एक बात आपने और याद रखनी है जो लास्ट 2 क्वेश्चन में यूज हो रही है, कि अगर आप वो कहे कि आप ये बताएं कि क्या ये जो गिवन सिस्टम है क्या वो स्टेबल है, तो आपकी जो पूल की वैल्यू है वो लेस देन 1 लानी चाहिए। पूल की वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए, ये आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करूंगा। 3 पे चलते हैं। उसने कहा एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है, और उसको मैंने क्या देखें, इसी की बात हो रही है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है, उसमें तीन चीजें आपने याद रखनी है, ट्रांसफर फंक्शन, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, ये 3 चीजें। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन 8Z है
और न्यूमरेटर पॉलिनोमियल बी जेड है और डिनोमिनेटर जो होता है नीचे वाली वैल्यू वो ए जेड है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे उसने दिया गया हमें बी जेड दिया हुआ है, तो बी जेड क्या है न्यूमरेटर, उसने बात भी किसकी की है न्यूमरेटर की है कि ट्रांसफर करेंगे न्यूमरेटर फंक्शन आपको दिया गया बी जेड, तो देखें बी जेड न्यूमरेटर फंक्शन होता है। ठीक है, ये आपको उसकी वैल्यू दी गई है। उसने कहा यूज करें फैक्टर थ्योरम और फाइंड क्या करें जीरो ऑफ द सिस्टम। अभी हमने जीरो ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है, तो याद रखें स्टूडेंट्स अगर आपको जीरो ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बी जेड को जीरो पुट करना पड़ेगा। इसको जुबानी याद कर लें, जब भी वो आपसे मांगे कि जीरो ऑफ द सिस्टम दें तो आपने बी जेड को जीरो पुट करना है। तो मैंने यहां पे लिखा है कि पुट बी जेड इज इक्वल टू जीरो, किसके लिए फॉर द जीरो सिस्टम के लिए, क्योंकि वो कह रहा है जीरो सिस्टम फाइंड आउट करें। तो देखें बेटा आपका क्वेश्चन क्या आता है जी स्क्वायर माइनस जी माइनस टू मैंने लिख दिया और इसको मैंने किसके इक्वल जीरो पुट कर दिया जीरो के, क्योंकि बी जेड की जगह पे इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया जीरो। तो अभी आप देखें आप जाहिर ऐसे अभी फैक्टराइज करेंगे बेटा, 2 और 1 मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी। ठीक है, तो अभी आप देखें इन दोनों में से मैंने z कॉमन लिया तो z माइनस टू आ गया, इन दोनों में से 1 कॉमन लिया तो z माइनस टू आ गया। तो ये क्या आ गया z प्लस 1 और z माइनस टू, z प्लस 1 z माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आएगी 1 राइट पे जाके माइनस हो गया, यहाँ पे 2 राइट पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो -1 और 2 जो है ये जीरो ऑफ द सिस्टम आ गया। ठीक है, समझ आ गई बेटा। यहां पे आपने क्या करना है सिंपल जो आपका ये न्यूमरेटर दिया गया बी जेड इसको जीरो पुट कर देना है, किसके लिए जीरो सिस्टम के लिए। जब वो जीरो सिस्टम आपसे मांगे तो आप क्या करें बी जेड को जीरो पुट कर दें, मेन जो आपको क्वेश्चन दिया गया इसके अंदर इसकी जगह पे जीरो मैंने पुट कर दिया। फिर फैक्टराइज किया, आफ्टर फैक्टराइजेशन जो जी की दो वैल्यूज आएंगी वो बेसिकली जीरो ऑफ द सिस्टम होगी। तो इस तरीके से आपने करें, देखिए बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने बी जेड ए जेड और एट जेड को याद रखना है कि वो है क्या, वो मैं आपको यहां बता चुका हूं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि अ सिग्नल, बिल्कुल क्वेश्चन 3 और 4 एक दूसरे के कॉपी हैं। उसने लिखा है कि अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन। ये ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया गया, मैंने आपको बोला था 8z जो होता है वो ट्रांसफर फंक्शन होता है, 8z जो होता है वो ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो उसने खुद भी लिखा हुआ है, ये देखिए उसने कहा एक ट्रांसफर फंक्शन है जिसका नाम 8z है और वो ये है। आपने क्या करना है, आपने फाइंड द जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था जीरोस फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है बी जेड को जीरो पुट करना है, जीरो फाइंड करने के लिए बी जेड को जीरो करना है। तो हमारा कंसर्न जो है उस जीरो, उसने कहा कि आपने क्या करना है फाइंड करना है जीरोस। तो इसका मतलब है हमारा काम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, हमारा काम जो है वो न्यूमरेटर के साथ है, क्योंकि ऊपर बी जेड होता है, ये बी जेड की वैल्यू होती है और नीचे वाली ए जेड की होती है। तो देखें ऊपर ए जेड, ये देखें फॉर्मूला क्या है बी जेड डिवाइड बाई ए जेड, ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो बी जेड होती है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो मैंने आपको बोला था जब वो जीरोस के क्वेश्चन के अंदर बात करें फाइंड द जीरोस, आपका कंसर्न किसके साथ है बी जेड के साथ है, यानी न्यूमरेटर के साथ है। तो आपने क्या करना है बी जेड को जीरो पुट करना है, पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो मैंने लिखा कि ये आपका क्वेश्चन आ गया, आपका कंसर्न इसके साथ है क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू का नाम क्या होता है बी जेड, और बी जेड को आप जीरो पुट करेंगे, बी जेड की जगह जीरो पुट करेंगे तो आपको जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन आ जाएंगे आपके पास। तो मैंने लिखा है फॉर जीरोस, ठीक है, फॉर जीरोस क्या करेंगे बी जेड को जीरो पुट करेंगे। तो देखिए आपने क्या किया इस बी जेड की जगह पे जीरो पुट कर दिया, बाकी फंक्शन वही है। अभी आप क्या करेंगे, आप सिंपल क्या करेंगे, आप इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 3z को मैंने फैक्टराइज कर दिया, 2z और z, इन दोनों में से आपने z कॉमन लिया तो z प्लस टू आ गया, इन दोनों में से 1 कॉमन लिया z प्लस टू आ गया। तो z प्लस 1 और z प्लस टू ये दोनों आ गए। अभी आपने z की वैल्यू निकालनी है, जो z की वैल्यू आएगी वो बेसिकली जीरो होगी, जो आपने फाइंड आउट करनी है, जीरो ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे 1 राइट पे गया माइनस हो गया, 2 राइट पे गया तो -2 हो गया। तो बेटा -1 और -2 आर द जीरोस ऑफ द सिस्टम आ गए। ठीक है, बिल्कुल आसान था, कोई मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में लिखा हुआ है अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन को 8z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको ये दिया हुआ है। उसने कहा फाइंड द जीरोस, बिल्कुल क्वेश्चन उसी तरह फाइंड द जीरोस, इसमें लिखा है फाइंड द जीरोस। तो जीरो फाइंड करने हो तो आप क्या करते हैं, आप बी जेड को जीरो पुट करते हैं। तो बी जेड कौन सी वैल्यू होती है, ऊपर वाली, हमारी नीचे वाली वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है, जो मर्जी लिखा हो, जैसे हमने इसमें ये यूज ही नहीं किए, देखें। ठीक है, क्योंकि जब जीरोस फाइंड करने हैं तो आपने नोमिनेटर को जीरो लिखना है, नोमिनेटर को बी जेड कहते हैं। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो आपने बी जेड लिख लिया, बी जेड क्या होता है ऊपर वाला फंक्शन, तो मैंने ऊपर वाला फंक्शन ये सारा लिख लिया। ठीक है, अभी आपने जीरोस फाइंड करने हैं तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, बी जेड की जगह जीरो पुट करना पड़ेगा। तो देखें बेटा जी स्क्वायर माइनस 0.5 जी माइनस 0.5 ये लिख दिया और इसको मैंने जीरो के इक्वल लिख दिया। ठीक है, ये देखिए मैंने जीरो के इक्वल पुट कर दिया, पहले मैंने फंक्शन लिखा है फिर मैंने जीरो के इक्वल पुट कर दिया। साथ एक काम क्या किया, इसका मैंने डेसिमल खत्म करके इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। तो देखें 0.5 का मतलब 5/10 होता है। पॉइंट की जगह पे आप क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे
आगे एक डिजिट है तो 0 आ जाएगा। अब 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे दोबारा 0.5 आएगा। ये भी 0.5 को मैंने फ्रैक्शन में 5/10 कर दिया, 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे 0.5 ही आएगा आपके पास। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, इसको 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ फिर एलसीएम ले लें, बात एक ही है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10z², इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 10 से कैंसिल होगा तो 5z, और इसको भी जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 10 से कैंसिल होगा तो 5। इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ फिर एलसीएम लें फिर भी यही चीज़ आएगी। अभी आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक मैंने 10 और 5 बना लिया बेटा। 10 में से 5 5 और 10 5 50, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करने से 50 आ रहा है। तो इन दोनों में से आपने कॉमन लिया 10z, और यहाँ पे क्या रह गया z, यहाँ पे क्या रह गया 1। इन दोनों में से 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया z, और यहाँ पे क्या आ गया 1। तो आपके पास क्या आ गया इसके फैक्टर z-1 और 10z+5, ये फैक्टर आ गया इसके। ठीक है बेटा, यहाँ पे 1 को राइट पे ले जाएंगे तो 1 हो गया। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर लिया, 10z+5 = 0। 5 को राइट पे लेके जाएंगे माइनस होगा, 10 को राइट पे लेके जाएंगे डिवाइड होगा। तो ये आ गया -1/2। एक वैल्यू z की 1 आ गई, एक z की वैल्यू -1/2 आ गई। ये दोनों क्या आ गए, जीरोस ऑफ द सिस्टम आ गए। ठीक है, जो z के आंसर आ जाते हैं जब आप फैक्टराइज कर लेते हैं तो वो जीरो ऑफ द सिस्टम होते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी आपको अच्छा तारुफ AZ, BZ और 8Z से हो जाना चाहिए। 6 में लिखा हुआ है अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन। आपको ट्रांसफर फंक्शन दे दिया गया है, और देखिए उसने क्या किया है, उसने डिनोमिनेटर की वैल्यू दी है। डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर AZ = डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं, वो आपको दे दिया गया है। आपने फैक्टर थ्योरम को यूज करना है और फाइंड क्या करना है, पूल ऑफ द सिस्टम। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं पूल ऑफ द सिस्टम क्या होते हैं, लेकिन दोबारा क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसने कहा फाइंड करें पूल ऑफ द सिस्टम, और फाइंड क्या करें कि क्या सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, एंड फाइंड इफ द सिस्टम इज स्टेबल। तो करते हैं इसको। याद रखें बेटा, जब वो पूल की बात करें, फाइंड द पूल, तो आपने जो आपका डिनोमिनेटर है नीचे वाली वैल्यू जो होती है उसमें आपने AZ की जगह पे 0 पुट करना है। यानी आप डिनोमिनेटर को यानी AZ को 0 पुट करेंगे। किसके लिए, पूल के लिए, पूल के लिए। तो मैंने लिखा पुट AZ = 0, तो AZ की जगह पे 0 पुट कर दे। मैंने इसकी जगह 0 पुट किया, बाकी ये सारा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है = 0। इसका भी देखें बेटा, पॉइंट खत्म किया, पॉइंट के नीचे 1 लिखा, आगे एक ही डिजिट था तो 0 आ गया। तो मैंने 0.3 को 3/10 लिख दिया। 3 को 10 से डिवाइड करें दोबारा यही आ गया। फ्रैक्शन में लिखने का फायदा ये था कि इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली। तो इसी तरह 0.4 को मैंने 4/10 लिख दिया। 4 को 10 पे डिवाइड करें दोबारा 0.4 ही आएगा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसको 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10z², इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 10 से कैंसिल होगा -3z, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 10 से कैंसिल होगा -4। यहां फिर आप एलसीएम ले लें फिर भी यही चीज आएगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। अच्छा जी, मिड टर्म ब्रेक क्या की, 8 और 5। ठीक है, 8 और 5, 8 में से 5 निकालेंगे 3, 8 5 = 40। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करें, देखें 40 आ रहा है, तो इसके मिड टर्म ब्रेक हो गई। इन दोनों में से आप 2z कॉमन लें, 2 5 = 10, z आ गया, और 2 4 = 8, z बाहर कॉमन आ चुका है। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन आएगा तो 5z - 4। तो आपके पास देखें बेटा 2z + 1 और 5z - 4 आ गया। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है। 2z + 1 = 0 और 5z - 4 = 0। दोनों को 0 को इक्वल कर लिया। अभी आप देखिए 1 को राइट पे ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 2 राइट पे जाके डिवाइड होगा, z की वैल्यू -1/2 आ गई। यहां भी देखें 4 को राइट पे ले जाएं प्लस हो गया, 5 को राइट पे लेके डिवाइड होगा, z की वैल्यू 4/5 आ गई। यानी आपने लिखा कि एज z की वैल्यू क्या है, -1/2। ये इसको 0.5 भी लिख सकते हैं माइनस का, और यहां पे z की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। आप इसे पॉइंट में लिखना चाहें तो वो 0.8 मैंने लिख दिया आपकी सहूलत के लिए। ये 0.8 होता है 4/5। तो आपने लिखा कि r < 1। ये देखें दोनों जो पूल है, ये जो दोनों पूल है z की वैल्यू वो दोनों देखें 1 से छोटी है। ये भी 1 से छोटी है, ये भी 1 से छोटी है, दोनों 1 से छोटी आनी चाहिए। जब वो आएंगी तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। उसने कहा था कि फाइंड द सिस्टम स्टेबल, तो आप लिखेंगे कि दोनों वैल्यू जो आई हैं z की, ये भी और ये भी, दोनों क्या हैं, r < 1, दोनों 1 से छोटी हैं, सो सिस्टम स्टेबल, लिहाजा सिस्टम स्टेबल है। अगर 1 से ज्यादा आंसर आएगा तो सिस्टम स्टेबल नहीं है, 1 से ज्यादा आंसर नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरह पूछा गया। उसने लिखा हुआ है
द डिनोमिनेटर ऑफ द सिग्नल प्रोसेस सिस्टम इज ट्रांसफर फंक्शन इक्वल। ये देखिए आपको क्या दे दिया गया, डिनोमिनेटर दे दिया गया, उसने लिखा भी है, ये डिनोमिनेटर दे दिया गया। आपने यूज करना है फैक्टर थ्योरम और फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है लोकेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पूल। वही क्वेश्चन उसमें भी उसने पूल पूछा है, इसमें भी पूल पूछा है, सेम वही क्वेश्चन है। और आखिर में उसमें भी उसने कहा था बताएं सिस्टम स्टेबल है, इसमें भी उसने स्टेबिलिटी पूछी है बेटा। उसने पूछा कि एंड असेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, और बताएं कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। उसी तरह ही आप जब पूल फाइंड आउट करेंगे, यानी सी के जो दो आंसर आएंगे वो 1 से छोटे होने चाहिए, तो सिस्टम क्या है, स्टेबल है। तो सबसे पहले आपने ये वैल्यू लिखी है, ठीक है बेटा, और आपने ए जेड की जगह पे 0 पुट कर दिया, किसके लिए, पूल के लिए। तो अभी आप देखें, अब मैंने पॉइंट खत्म किया, पॉइंट के नीचे 1 लिखा, आगे एक डिजिट था तो 0 आ गया। तो 12 को 10 पे डिवाइड करें 1.2 आएगा। बार बार समझा रहा हूं, मैंने डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख लिया ताकि मैं एलसीएम ले सकूं। अभी आप देखें 12/10 को मैंने एज इट इज लिखा है, 35 और 100 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 7 35, 5 20 100 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 20 को मैंने जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरीके से 12 को जब मल्टीप्लाई करूंगा 24, और इस तरह 20 से कैंसिल होगा तो 7। सिंपल बेटा, इसका एलसीएम खुद ही ले लेना, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहां पर इसको मैंने आप समझे, मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 20 जी स्क्वायर, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 से कैंसिल होगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई 24, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 से कैंसिल हुआ 7। आप समझे, इस पूरी इक्वेशन को मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू हो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अभी आपने वही काम करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो मैंने 14 और 10 ले लिया मिड टर्म ब्रेक, ठीक है बेटा, 14 और 10, ठीक है। अभी आप देखें इन दोनों में से अब मैंने 2 जी कॉमन लिया, 2 10 20 और जी कॉमन आ चुका है, बाकी 0 आ गया, ठीक है जी, समझ आ गई। और यहाँ पे 2 7 14। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया 1, तो यहाँ पे 10z + 7 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी आप देखें 2z + 1 और 10z + 7, ये आपके पास फैक्टर आ गए। अभी आपने z की तरफ चलना है, तो 2z + 1, तो देखिए बेटा 1 को मैं राइट पे लेके जाऊंगा, -2 को राइट पे लेके जाऊंगा डिवाइड, तो z की वैल्यू -1/2 आ गई। इसमें से देखें थोड़ी स्पेस कम थी तो मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। आप क्या करेंगे, इसमें से सॉरी ये 7 ये सॉरी बेटा ये जी नहीं आता, ये जी नहीं आता, ठीक है। तो ये आपके पास देखें, जब आप 2z फाइंड करेंगे तो 2 10 एक जी, और यहाँ पे 2 7 जी तो बाहर कॉमन आ गया, ये नहीं आएगा। तो आपके पास क्या आ गया 2z + 1 और 10z + 7, ये भी जी नहीं है, ठीक है। अभी आप देखें 7 को आप राइट पे लेके जाएंगे, माइनस हो गया, 10 को राइट पे लेके जाएंगे डिवाइड हो गया, तो 7/10 आ गया। तो देखें ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों माइनस की वैल्यू है, ज़ाहिर है दोनों माइनस की वैल्यू क्या बता रही है कि 1 से छोटी हैं, 1 से छोटी हैं, ठीक है। जब दोनों जी के दोनों पूल जो हैं वो क्या हैं, वो 1 से छोटे हैं, तो मैं बोलूंगा कि हाँ सिस्टम जो है वो स्टेबल है। बोथ लेस देन 1, सो द सिस्टम इज स्टेबल। उसने स्टेबिलिटी की बात की थी, सिस्टम जो है वो स्टेबल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है 7 है वो भी आपका कंप्लीट हुआ। इस तरह हमारी 9.2 कंप्लीट हुई और ऑलमोस्ट 9 चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 के लिए मैं आपसे जल्दी हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।